बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और ये बड़ी दिलचस्प तकरीब का अहतमाम किया है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनका मैं ख़ास तौर पर इस तकरीब के हवाले से ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो आपने बहुत सारे मौज़ूआत को एक जगह पर जमा किया है और ये बड़ी मैं समझता हूँ जुर्रत का इसमें मुज़ाहरा किया है कि हम इन तमाम मौज़ूआत पर जो प्रोफेसर साहब ने बात की, तदरीस उर्दू की, उर्दू ज़ुबान की जो मुहावरात हैं, उर्दू ज़ुबान के जो हुस्न है उसके हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े ख़ुदी के हवाले से, उनके फ़लसफ़े ज़िंदगी के हवाले से बात हुई और उसके साथ साथ ये आपने मेरी किताब की भी हौसला अफजाई की, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी किसाना साहब से यही बात हुई थी कि क्या मुमासलत है और ये मैं थोड़ा सा क्या उसको कहें शाये था कि ये मेरी किताब का इसमें जो है वो ज़िक्र होना मुनासिब नहीं है जब अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात की बात हो रही है और हमें जो भी हमारे पास टाइम है उसमें हमें डिवोट करना चाहिए कि हम उनके फ़लसफ़े हयात को समझें। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुमासलत हैं और जो मेरे जहन में मुमासलत आई वो सबसे बड़ी तो ये है, इकबाल की अगर हम ज़िंदगी को देखें और उनकी तालीम को देखें जो उन्होंने हासिल की। इकबाल का ताल्लुक़ एक मुतवसत तबके से था, वो कोई बहुत अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम पर और उनके ख़ानदान ने ख़ास तौर पर उन्होंने अरबी फ़ारसी बचपन से पढ़ी। अरबी उनकी हालांकि अरबी में उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन अरबी की जो इस्तेदाद का आलम ये था कि वो पढ़ाते थे ओरिएंटल कॉलेज में। फ़ारसी में उनकी इस्तेदाद का ये आलम था कि जब भी हमारे अपने फ़ारसी बोलने वाले दोस्तों से बात होती है तो वो ये मैं उनसे कई दफ़ा ज़िक्र करता हूँ कि उर्दू के और भी कई ऐसे शायर हैं या हमारे इंडिया पाकिस्तान के कई ऐसे शायर हैं जो फ़ारसी में भी लिखते थे और वो अपनी फ़ारसी शायरी के ऊपर बहुत तफ़ख्खुर करते थे, लेकिन उनका ज़िक्र आपको मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर में या मॉडर्न जो पर्शियन थिंकिंग है उसमें आपको नहीं मिलेगा ईरान में। लेकिन इकबाल लाहौरी को हर कोई जानता है और उनके न सिर्फ ये कि उनके फ़लसफ़े को बल्कि उनकी ज़ुबान को भी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है और इस बात पर हैरानी का इज़हार किया जाता है कि इकबाल ने कभी ईरान का सफ़र नहीं किया था लेकिन उनकी फ़ारसी इस लेवल की थी। उसके साथ साथ वो फिर बरतानिया आए। बरतानिया में उन्होंने पहले वो पढ़ाते रहे 4-5 साल और 4-5 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मैं मज़ीद पढ़ूँगा। तो ये जो जुर्रत कि आप काम करना शुरू कर दें, जो हमारे एक और दोस्त ने यहाँ बात की, मेरा ख्याल इकबाल एकेडमी वाले दोस्त ने बात की कि जी हम तालीम को या इल्म को रिस्क का ज़रिया समझते हैं और वो ज़रूर रिस्क का ज़रिया भी है। और आजकल तो प्रोफेसर साहब के पास भी जब यूनिवर्सिटी में बच्चे दाखिला लेते हैं तो पहले ये देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है इस कोर्स की, तो वो भी एक यकीनन एक अहम नुक्ता नज़र है। लेकिन तालीम या इल्म का मकसद उससे कुछ उसके बाद है, उससे कुछ बालातर है और वो मैं समझता हूँ ये है कि हम अपने बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के मकासद के बारे में सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या अचीव करना चाहते हैं। माबाद तबियाती जो है वो तफक्कुर को अपनी ज़िंदगी में लाएं और ये जो फ़लसफ़ा है इसके लिए आपको फ़िलासफ़ी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी शख्स जो सोचने वाला है वो ये ज़रूर सोचेगा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ मौजूदगी का क्या मकसद है और हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारे जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी तरफ, जो हुस्न क्या है, इल्म क्या है, यही एपिस्टेमोलॉजी, यही
एस्थेटिक्स, यही लॉजिक और यही जो मेटाफिज़िक्स है, ये सब मिलाकर फ़िलासफ़ी बनती है। और ये फ़िलासफ़ी आपके ये किसी भी इंसान के लिए, ये इंसान को एक सोचने समझने वाले इंसान को, जो माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा है, उसको मुमताज़ करती है उस इंसान से कि जो सिर्फ़ शिकम परवरी या सिर्फ़ जो है वो अपनी रूटीन की एक ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इकबाल की जो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो एक जिस तरह उन्होंने गोयते को, बर्गसा को, नीत्शे को, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हम जैसे लोगों तक पहुँचाया, तो ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का जो इम्तज़ाज है, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को जो जज़्ब करने की ताकत है, ये मैं समझता हूँ इकबाल की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। और मैं समझता हूँ उस हवाले से अगर हम देखें तो एक ऐसा मुल्क जो हमारे हमसाये में है और जिसके साथ हमारे बहुत कदीम सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं, उसके साथ उसके कल्चर को या उसके जो फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करना, ये उसकी एक हकीर सी कड़ी थी ये किताब। और दूसरा, अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके फ़लसफ़े की जब बात होती है तो वो इंसानी शख्सियत को डेवलप करने की बात करते हैं। और उन्होंने एक मर्द मोमिन का, या जो हमारे यंग दोस्त ने जो बात की, शाहीन का तसव्वुर जो उन्होंने दिया कि एक आइडियल इंसान क्या होता है और उसकी तरफ हमें अपनी तरफ कोशिश करनी चाहिए, और वो आइडियल इंसान, उसमें क्या सिफ़ात होती हैं, वो किस तरीके से जो है वो अपने बिहेवियर से सोसाइटी में एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो वो मुख्तलिफ़ उन्होंने सिफ़ात मर्द मोमिन की बयान की। मैं इकबाल की एक नज़्म का मैंने इंतख़ाब किया था, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक छोटी सी नज़्म है बाले जबरील से, एक नौजवान के नाम। तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। हमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तग़नाए सलमानी। न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाज़र की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तग़ना में मेराज मुसलमानी। उकाबी रूह में जब बेदार होती है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये जो मादियत या मटीरियलिज़म जिसको हम कहते हैं, या जो फ़िलासफ़ी हमें लेके जा रही है कि यूटिलिटेरियलिज़म की तरफ, इसको इकबाल ने एक दूसरा रंग दिया, और मैं समझता हूँ वो बड़ा अहम है। इस किताब में ये एक उस ज़माने की बात है जब हान सल्तनत अराउंड 300 AD अपने ज़वाल पजीर हो रही थी और सल्तनत बिखर रही थी। और उसमें जैसे होता है जब ये इस तरह की सल्तनतें, बड़ी सल्तनतें बिखरती हैं, तो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ जाती हैं। और उसमें वो दौर एक खलफशार का दौर है, एक परेशानी का दौर है, जंग व जदल का दौर है। लेकिन उसमें ऐसे हीरोज़ पैदा होते हैं चीन की तारीख़ में जिनका आज भी नाम लिया जाता है और लोग उनको उनकी शख्सियत के हवाले से अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें ये 3 सल्तनतें हैं। सबसे पहले जो चीन के शुमाली इलाके में जो सल्तनत हुई थी, जिसका लीडर था थाओ, और चीन के मगरबी इलाके में जो सल्तनत थी उसका लीडर था ल्यूबे, और चीन के जनूबी इलाके में जो सल्तनत थी उसका लीडर था युआन शाओ। थाओ
एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है। ये तीनों अपनी अपनी जगह बड़े हीरोज़ हैं और बड़े उनके अगर आपको मौका मिले ये किताब पढ़ने का तो आपको अंदाज़ा होगा, या इसको इंग्लिश में या किसी भी ज़ुबान में ये अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। तो ये तमाम की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी थी। थाओ थाओ एक ऐसा शख्स था जो अपने मकासद को जो है वो फोकियत देता था। तो उसने एक मशहूर कॉल दिया कि इससे पहले कोई मुझे धोखा दे मैं सबको धोखा दूंगा। सो हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि जी आपको अपने जो बुनियादी मकासद हैं, अगर आपका मकसद जंग जदल को ख़त्म करना है, सल्तनत को बचाना है और अमन और इंसाफ कायम करना है, और उसके लिए आपको किसी भी किस्म की जो मोमेंटरीली प्रॉब्लम है उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। लियू बे का फ़लसफ़ा ये था कि जी मेरा मकसद खिदमत है, मैं किसी ओहदे की तलाश में नहीं हूँ। उसको बार बार मुख्तलिफ़ ओहदे पेश किए गए, मुख्तलिफ़ गवर्नरीज पेश की गई, उसने हमेशा इनकार किया। और वो एक जगह पर दुश्मनों से भाग रहे होते हैं तो साथ में उनके बहुत सारे बूढ़े बच्चे औरतें रो रही होती हैं और कह रही हैं कि आपने हमारे ऊपर इतने अरसे तक हुक्मरानी किए तो हम आपके साथ ही चलेंगे। तो उसके साथी कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये अगर आपके साथ चलेंगे तो फिर तो हम भाग नहीं सकेंगे, फिर तो हम पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा कि लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स मेरे साथ वफ़ादार हो मैं उसके साथ वफ़ादार ना हो। तो ये एक और तरीक़ा है सल्तनत को देखने का, हुक्मरानी को देखने का, अपने किरदार को देखने का। युआन शाओ जो है वो उनका सारी सक्सेस का इस पे दारोमदार था कि वो जो आकिल और दाना लोग थे उनकी बात सुनते थे, और इसकी वजह से उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि वो एक किस्म का आउटसोर्स किया हुआ था कि उनका एक मशीर था जो उनको ये जो अंदरूनी मामलात है उनके बारे में बताता था, और एक मशीर था जो बैरूनी मामलात के लिए था। और वो उनसे जितनी भी सख्त बात कर दें युआन शाह उनका एहतराम करता था और उनकी बात को सुनता था। तो ये कि आप अपनी अना को रास्ते में हाइल ना होने दें और जहाँ से भी आपको कोई अच्छी बात मिले या कोई मशवरा मिले उसको अपनाएं। तो ये बुनियादी तौर पर जो शख्सियात की डेवलपमेंट है उसकी मुझे इस किताब में ऑब्वियसली जंग व जदल बहुत है, इट्स एन एपिक स्टोरी, लेकिन जो मेरे नुक्ता नज़र से जो ज़िंदगी के उसूल हैं कि जिनके तहत आपको अपनी शख्सियत को डेवलप करना चाहिए या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा लीडर बनना चाहिए, उनके बारे में जो यहाँ की गई। और वो आज भी कोरियन, जापानीज़, तमाम साउथ ईस्टर्न लिटरेचर में रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स जो है उसके ऊपर फिल्में बनी हैं, उसके ऊपर आपको टीवी सीरीज़ मिलेंगी, उस पे आपको ये कंप्यूटर गेम्स भी हैं। डायनेस्टी वॉरियर्स जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, उसमें मुख्तलिफ, और उसमें भी यही आइडिया है कि ये मुख्तलिफ किरदार हैं जिनकी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। तो कोई भी इंसान किसी भी परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर आता है। तो इसमें मुझे कुछ ये दिलचस्प लगी थी तो मैंने कोशिश की इसको तर्जुमा करने की। अच्छा, आई थिंक आखिर में आई वुड जस्ट लाइक टू रीड कुछ पैराग्राफ जो कस्टमरी है कि जब आपकी किताब की रुनुमाई हो तो आप कुछ उसके इक़्तिबासात जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। तो आई होप कि आई एम नॉट एक्सीडिंग माई टाइम लिमिट, और मैं मुख्तसर से कुछ इक़्तिबासात पेश करूँगा ताकि आपको इसका जो तर्ज़ बयान है वो उससे कुछ थोड़ी सी रूशनासी हो। तर्जुमा मैं नहीं जानता कि किस हद तक उसको एग्जैक्टली रिफ़्लेक्ट करता है, बट कोशिश है। इसके शुरू में एक नज़्म है जिसका मैंने आज़ाद तर्जुमा किया है। मशरिक़ को बहता दरिया है पैहम रवां दवां, ये दलेर भी फ़ानी क्या गुल क्या गुलस्तां, ढलते सूरज की तपिश पहाड़ हैं मगर जावेदां, क्या बहार क्या ख़ज़ां, थके हारे मेहनत कश मछेरे और बागवां
सुनाते हैं एक दूजे को बीते समय की ये दास्तां। पहला बाब, 3 बहादुर एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, बागियों पर पहली फतह होती है। हमारी दास्तान का आगाज़ यूँ होता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें लंबे अरसे तक मुंतशिर रहने के बाद मुत्तहिद हो जाया करती हैं और फिर एक अरसे तक मुत्तहिद रहने के बाद बिखर भी जाया करती हैं। हर कमाल को ज़वाल का ख़तरा है और हर तनज़्ज़ुल को तरक्की की तमन्ना। अज़ल से ऐसा ही होता है। खान ख़ानदान की तबाही का आगाज़ शियान बादशाह के बाप दादा के दौर से ही हो चुका था। उनके दादा खुआन बादशाह ने काबिल दरबारियों को अपने दरबार से बर्खास्त किया और ख्वाजा सराओं पर एतमाद करना शुरू किया। वो यूं ही जिया और यूं ही मरा और फिर वो वक्त आ गया जब लिंग बादशाह उसकी जगह हुक्मरान हो गया। फिर वो वक्त आन पहुंचा कि अबदी सुकून के दौर के दूसरे साल यानी कि 168 ईस्वी के चौथे महीने के 15वें दिन जब बादशाह दरबार अदल में पूरे चांद की रसूमात की अदायगी के लिए पहुँचे और अपनी नशिस्त पर बैठने लगे तो एक सर्द हवा चली और अचानक कहीं से एक सब्ज़ रंग का इज़्तिहा आकर तख्त पर बराजमान हो गया। बादशाह चकरा कर गिरे और उनको उनकी ख्वाबगाह में ले जाया गया। तमाम दरबार तितर बितर हो गया। फिर उसके बाद उस अजदहे का कहीं पता ना चला। फिर एक तेज़ आंधी आई, बहुत ज़ोर की बारिश और जालाबारी हुई और तमाम रात तबाही मची। फिर सल्तनत के चौथे साल के दूसरे महीने में लोयांग दारुल-खिलाफा में एक समुद्री तबाही आई और तेज़ हवाओं ने बहुत से शहरियों को निगल लिया। उसके बाद एक साल मुर्गियों ने बांगे देना शुरू कर दी। फिर छठे साल के पहले दिन एक तारीक बादल उठा और उसने दरबार अदल को घेर लिया। इससे अगले माह बादशाह की ख्वाबगाह में एक इजाफी कोज़े कज़ा दिखाई दी। फिर दारुल-खिलाफा से दूर युआन पहाड़ों में जलजले का एक गहरा शगाफ पड़ गया। ये तमाम बदशगुनियाँ ऐसी थीं कि बादशाह घबरा गए। लिंग बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और इन बदशगुनियाँ और आफात के बारे में पूछा तो उनके मशीर आला थाई युंग ने बिला झिझक जवाब दिया कि इजाफी कोसो कज़ा का नमूदार होना और मुर्गियों के बांगे देने की बुनियादी वजह सल्तनत के अमूर में नाअहल लोगों की बेजा दखल अंदाजी। तो ये छोटा सा वास्ते। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, इकबाल एकेडमी का, डॉक्टर कसाना साहब का और खोकर साहब का और आप तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।